Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel once again. Myself Alok Kumar Jha and today we will be continuing that lecture number 2 of gravitation chapter. Gravitation chapter आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा gravitation chapter का, that is first topic will be Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Basically what Newton want to say with his law of gravitation. Law of gravitation से न्यूटन क्या बोलना चाहते हैं पता है. फॉर एग्जाम्पल मैं दो बॉडीज ले लेता हूँ, एक अर्थ है एक सन है, ठीक है. सपोज दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, ठीक है. दिस इज अर्थ, दिस इज सन. दो बॉडीज है, दोनों बॉडीज का मास होगा, कुछ तो मास होगा. सपोज अर्थ का मास इज m1 एंड सन का मास इज m2. अब ये दोनों बॉडीज के बीच कुछ डिस्टेंस है, दैट इज दिस सेंटर से दिस सेंटर तक का कुछ तो डिस्टेंस है. इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं r, ठीक है. इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया r. अब मुझे पता है m1 इसका मास है, m2 इसका मास है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज r. अब ये दोनों के बीच कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, राइट. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो फोर्स को सपोज मैंने ले लिया कैपिटल F. So Newton wants to say, according to his law of gravitation, that F is directly proportional to mass of both the bodies, product of mass of both the bodies, that is m1 into m2 upon that distance का square, r का square, ठीक है. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट को. एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन अल्फा को निकालने के लिए यूज करते हैं कांस्टेंट को. तो व्हाट वी विल यूज इज F इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन की बात चल रही है तो इसका कांस्टेंट होता है कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं कैपिटल G. इसकी एक वैल्यू होती है, मैं आपको बताऊंगा उस चीज की वैल्यू, स्मॉल कैपिटल G की. कैपिटल G मैंने कांस्टेंट लगा दिया रिप्लेसिंग दिस अल्फा. उसके बाद कैपिटल G m1 इंटू m2 इज कॉमन अपॉन r का स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ व्हाट न्यूटन वांट टू से अकॉर्डिंग टू हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है. अभी दिस इज G, कैपिटल G. अब कैपिटल G की जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसकी वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. दिस इज कॉमन, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस का स्क्वायर जिसको r लिया हम, दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस, ठीक है. अब ये अल्फा को रिप्लेस किया हमने बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11. दिस इज सेम फॉर ऑल ना, कैपिटल G की वैल्यू इज सेम कहीं भी जाओ तुम, ठीक है. देन दिस इज व्हाट न्यूटन वांट टू से बाय हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ वी विल सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फंडा दैट इज स्मॉल g, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल g. अब हम सीखेंगे व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जिसको हम स्मॉल g भी बोलते हैं, ठीक है. अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फंडा सिंपल सा समझो. फॉर एग्जांपल एक बहुत हाइटेड जगह बिल्डिंग है, सपोज दिस इज बिल्डिंग. ये बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हूं, ठीक है. इस बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हूं, मैंने एक बॉल लिया अपने हाथ में, और मैंने ये बॉल को ना यहां से नीचे थ्रो किया, ठीक है. जैसे ये यहां से नीचे मैंने थ्रो किया, इसकी स्पीड धीरे धीरे नीचे आते आते बढ़ेगी. कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस यूज करो. अगर मैं ये पर्टिकुलर हाइट से बॉल को यहाँ पे थ्रो करूंगा, जैसे 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 ये लैंड के करीब आते जाएगा, इसकी स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, एक्सेलरेट होगी स्पीड. दिस स्पीड, दिस इंक्रीजिंग ऑफ स्पीड, दिस एक्सेलरेशन ऑफ स्पीड इज नोन एज स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. समझ में आ रहा है गाइस. इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज स्मॉल g इज इक्वल्स टू
कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। अब बोलोगे तुम लोग सर ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला डिराइव करके मैं दिखाता हूं तुमको, पहले समझ लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम एनी हाइट, किसी भी हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, वो जैसे जैसे ग्रेविटेशन के नजदीक आता है, तो अभी सबको पता है अर्थ अपनी तरफ हर चीज को खींचती है। हम यहाँ खड़े हैं, अर्थ हमको नीचे की तरफ खींच रहा है, राइट? तो उस पे क्या लग रहा है? अर्थ कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकूंगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगी, उसकी स्पीड क्या होगी? एक्सेलरेट होगी धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका ये जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम डिराइव करके देखेंगे अभी इसके बाद, ठीक है? नाउ हाउ दिस फॉर्मूला केम इनटू एग्जिस्टेंस पहले देखते हैं। इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने तुमको बताया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमको पता है, वी नो दैट हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, दैट इज F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है? अब सपोज ये अर्थ है, ठीक है? अर्थ पे मैं खड़ा हूं, ठीक है? अर्थ पे मैं खड़ा हूं, ठीक? ये अर्थ के सेंटर से मेरे तक का कुछ तो डिस्टेंस है। सपोज अर्थ का मास इज कैपिटल M, अर्थ का मास इज कैपिटल M और मेरा मास इज स्मॉल m। अर्थ का मास इज कैपिटल M, मेरा मास इज स्मॉल m। हम दोनों के बीच, इसके सेंटर से मेरे तक का डिस्टेंस इज कैपिटल R, ठीक है? कैपिटल R। मैं क्या करूंगा, ये सारे वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, दैट इज ये वाले फॉर्मूला में मैंने पुट किया। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि कॉमन ही रहेगा, तो कैपिटल G एज इट इज। मेरा एक मास है कैपिटल M मैंने डाल दिया। दूसरा मास है मेरा स्मॉल m मैंने डाल दिया। डिस्टेंस है मेरा R, दैट इज रेडियस कितना है? कैपिटल R का स्क्वायर। समझता है? ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। हमको ये भी पता है कि न्यूटन अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या बोलना चाहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज F इज इक्वल्स टू m इंटू a, ठीक है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? अब ये मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह मैं स्मॉल g लिख सकता हूं क्या? क्योंकि यहाँ ग्रेविटी के टर्म्स में बात हो रही है, तो स्मॉल g लिखते हैं, वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आई विल रिप्लेस दिस a विथ स्मॉल g, F इज इक्वल्स टू m इंटू g, ठीक है? इसको मैं नेमिंग कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समझता है गाइस? मैं ये डायग्राम एक बार के लिए रफ कर लेता हूं, तो मुझे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा वहां सॉल्व करने का, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेमिंग कर दिया। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मुझे क्या मिला? सपोज m इंटू जी, एम जी इज इक्वल्स टू m इंटू स्मॉल m कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है? ये स्मॉल m गॉट कैंसल्ड, बचा क्या? देयरफॉर स्मॉल g इज इक्वल्स टू m कैपिटल G भी है यहाँ पे, सॉरी यार, कैपिटल G बचा क्या? कैपिटल G m अपॉन बिग M, कैपिटल G m अपॉन r का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? समझा? दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डन गाइस? if you want to take screenshot you can take screenshot, I'm giving you time. Done? Now after that, after knowing what is acceleration due to gravity, हम देखते हैं एक और मस्त फंडा है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। देखो कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा
सेम रहती है, दैट इज कैपिटल जी। अब स्मॉल जी क्या करता है, वेराई करता है। अब वो कैसे कैसे वेराई करता है, उसके तीन फंडामेंटल्स है वेराई करने के। तीन फंडामेंटल्स कौन से हैं, वो अकॉर्डिंग टू शेप वेराई करता है, अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड वेराई करता है, या तो वो अकॉर्डिंग टू डेप्थ वेराई करेगा। ठीक है, शेप, एल्टीट्यूड और डेप्थ, इसको तुम याद कर सकते हो SAD, सैड। ये तीन चीज से वो क्या करता है, वेराई करता है, उसकी वैल्यू वेराई करती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक करके सारे देखते हैं कैसे कैसे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी होता है। शेप, शेप के थ्रू कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, तुम बोलोगे अर्थ राउंड इन शेप है, अर्थ पूरा राउंड होता है क्या, पूरा गोल होता है, प्रॉपर सर्कल होता है क्या अर्थ, नहीं। अर्थ का शेप कुछ ओवल के जैसा होता है, ओवल के जैसा, मतलब अर्थ का शेप ऐसा होता है, फ्लैटर फ्रॉम द पोल्स, पोल्स की तरफ से फ्लैटर होता है, और इक्वेटर की तरफ से बल्ज होता है, इक्वेटर की तरफ से बल्ज होता है, और पोल की तरफ से क्या होता है, फ्लैटर होता है। पोल, दोनों पोल्स है ऊपर नीचे, फ्लैटर, और इक्वेटर की तरफ से बल्ज, ओवल इन शेप, ऐसा कुछ होता है। समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेटर, ये पोल्स की तरफ से क्या होता है, पोल्स की तरफ से फ्लैटर होता है, इक्वेटर की तरफ से क्या होता है, बल्ज होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सेंटर से यहां तक का रेडियस, सेंटर से यहां तक का रेडियस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, स्मॉलर, और यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा होगा, लार्जर। एम आई क्लियर गाइज? ये समझने से पहले ना एक और चीज मैं तुमको बता देता हूँ, रिलेशन। रिलेशंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखा था, दैट इज स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m और r का स्क्वायर। इनके रिलेशंस पहले जान लेते हैं। स्मॉल g और r के बीच क्या रिलेशन, स्मॉल g और r ना, स्मॉल g और r एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ स्मॉल g, वैल्यू ऑफ स्मॉल g increases, तो वैल्यू ऑफ r विल डिक्रीज। अगर वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस तो वैल्यू ऑफ r विल इंक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। और इन दोनों का रिलेशन क्या है, स्मॉल g और कैपिटल M का रिलेशन क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। समझ में आया? स्मॉल g और कैपिटल R का रिलेशन क्या है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, मतलब अपोजिट होगा। और स्मॉल g और कैपिटल M का क्या रिलेशन है, अगर एक, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, तो अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है गाइज? समझ में आ रहा है? ये क्लियर होता है, रिलेशन क्लियर होता है। रिलेशन अगर क्लियर हो गया तो तुमको आगे का भी कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। अब देखो ये शेप, अब हमको पता है ये पोल्स की तरफ से फ्लैटर होता है, इक्वेटर की तरफ से बल्ज होता है। ठीक है, अब वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल g देख रहे हैं। अब यहां पे r क्या है, r, दैट इज, इन दोनों डिस्टेंस को कैपिटल R बोलते हैं ना, तो कैपिटल R यहां पे क्या है, स्मॉलर है, कम है, कम है, क्या है, कम है। तो अगर कैपिटल R कम होगा तो वैल्यू ऑफ g क्या होगी, ज्यादा होगी। वैल्यू ऑफ g ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। वो एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो यहां पे स्मॉल g की वैल्यू हो जाती है 9.83। कितनी हो जाती है, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पे, पोल्स की तरफ। पोल्स की तरफ डिस्टेंस कम है, इसलिए स्मॉल g की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अब यहां पे क्या है, यहां इक्वेटर की तरफ बल्ज है, मतलब यहां पे r की वैल्यू इज ज्यादा। r का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर कैपिटल R ज्यादा हुआ तो स्मॉल g बाय डिफॉल्ट कम होगा। स्मॉल g क्या होगा, कम होगा। तो स्मॉल g की वैल्यू यहां पे आती है 9.78 कुछ, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है गाइस? वेरिएशन कैसे हो रहा है वैल्यू ऑफ g में, अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप वेरिएशन कैसे होता है, दिस इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू, ये शेप में चेंज हुआ तो वेरिएशन में वैल्यू ऑफ g में भी वेराई होता है, वैल्यू ऑफ g भी वेराई हो रही है। समझ में आ रहा है? डन। अब हम देखते हैं एल्टीट्यूड के थ्रू कैसे वेराई हो रहा है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट गाइस, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट।
हाइट के थ्रू वो कैसे वेराई होगा? फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर फर्स्ट मैंने कोई माउंटेन चढ़ा, मैं कोई माउंटेन पे थोड़ा नीचे बनाता हूँ तो इट विल और क्लियरली समझेगा तुमको। दिस इज माउंटेन, इस माउंटेन पे मैं चढ़ा, दिस माउंटेन इज सपोज, इसका हाइट है 8 किलोमीटर। अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे, रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा तो स्मॉल जी क्या होगा? कम होगा। स्मॉल जी कम होगा क्योंकि वो दोनों क्या है? एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो सपोज ये पहाड़ पे तुम चढ़े 8.8 किलोमीटर का है, सपोज 8 किलोमीटर का पहाड़ है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी हो गई, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी हो गई सपोज 9.83, ठीक है, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तुम ये थोड़ा और ऊपर जाओगे, थोड़ा और ऊपर, तो मैं बोलूं तुम लोग हॉट एयर बलून से गए, ठीक है। और थोड़ा मेरा डायग्राम का इशू है तो प्लीज इग्नोर। तो ये हॉट एयर बलून से मैंने ट्रेवल किया सपोज 40 किलोमीटर और ऊपर गया मैं, 40 किलोमीटर और ऊपर गया तो मेरा और आर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी, तो स्मॉल जी विल बी सपोज यहाँ पे 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं और ऊपर गया, और ऊपर कितना जाऊंगा? सपोज सैटेलाइट तक पहुंच गया, सैटेलाइट सपोज 400 किलोमीटर पे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन की वैल्यू हो जाएगी 9.67। वेरिएशन देख रहे हो? जैसे जैसे रेडियस दैट इज डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रही है, सेंटर से डिस्टेंस ऊपर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, तो जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो ये क्या हुआ? जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। दिस इज वेरिएशन ऑफ जी अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। हाइट के अकॉर्डिंग वेरिएशन ऑफ जी कैसे हो रहा है वो। डन। नाउ वी विल सी डेप्थ। ये डेप्थ के अकॉर्डिंग ना एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सर व्हाई द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये तुमको क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे हूं, मैं यहाँ से ना अर्थ के डेप्थ में जा रहा हूं, खोद के अंदर जा रहा हूं अर्थ के। तो मेरा रेडियस क्या हो रहा है? रेडियस मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। अब गाइस डिस्टेंस कम हो रहा है तो मेरा स्मॉल जी का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है तो, बट ये केस में वो इंक्रीज नहीं होता। ये केस में थोड़ा क्या हो जाता है, देखो जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है, जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं अर्थ का मास कम हो रहा है ना। ये जो हमारा फॉर्मूला था जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये जो अर्थ का मास है ये भी कम हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अगर स्मॉल जी एम, कैपिटल एम अगर डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है? स्मॉल जी की वैल्यू भी कम होने लगती है। स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है क्योंकि तुम अंदर अंदर जा रहे हो, अर्थ खत्म हो रहा है, अर्थ का मास कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंच जाऊंगा। सेंटर ऑफ द अर्थ जैसे ही पहुंचा तो मेरा मास क्या हो जाता है? मास हो जाएगा 0। अर्थ का मास क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे ही अर्थ का मास 0 होगा तो वो भी तो कम हो रहा है, जैसे जैसे मास कम हो रहा था वो भी तो कम हो रहा था, स्मॉल जी का वैल्यू भी तो कम हो रहा था, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से। जैसे ही मास कम हो रहा है अर्थ का, वैसे ही स्मॉल जी भी कम होगा, स्मॉल जी भी कम होते जाएगा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, दोनों एक साथ कम होंगे। तो अगर ये मास मेरा 0 होगा तो स्मॉल जी भी सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। स्मॉल जी भी सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 हो जाता है। अभी क्लियर हुआ व्हाई द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम ऐसे ही कवर करेंगे धीरे धीरे। हर एक नॉलेज तुमको डीपली मिलेगा इस चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो। लर्न लूम बाय आलोक झा।